दोस्तों, so now we will discuss the enthalpy of phase translation. And what are phases? Solid, liquid, gases, obviously they are different phases. Another important thing that I want to say, जो दो एलोट्रोप अगर हमारा है वो दोनों एलोट्रोप भी डिफरेंट फेज की तरह ही बिहेव हमारा करता है. दो एलोट्रोप्स आर ऑलवेज टू डिफरेंट फेजेस. Sulfur rhombic and sulfur monoclinic are different phases. They will have a proper phase boundary. Carbon graphite and carbon diamond, they are also completely two different phases. So, during phase transformation हम लोग दो चीज देखेंगे. एक तो जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस का आपस का इंटरकन्वर्शन है वो तो देखेंगे ही देखेंगे. साथ में जो एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हम इसी हेडिंग के अंदर देखेंगे. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दो डिफरेंट एलोट्रोप्स जो है वो भी डेफिनेटली हमारा डिफरेंट फेज है. लेकिन फॉर सॉलिड्स, ऑक्सीजन एंड ओजोन, दे आर नॉट टू डिफरेंट फेजेस. बोथ ऑफ देम आर गैसियस. क्योंकि रीजन इज वेरी सिंपल. बाय नो फिजिकल मेथड वी कैन सेपरेट O2 एंड O3. ठीक है, तो अगर गैसियस में है दो एलोट्रोप्स, वो दोनों हमारा डिफरेंट फेज की तरह बिहेव नहीं करेगा. लेकिन अगर दो सॉलिड है वो दोनों हमारा डेफिनेटली दो डिफरेंट फेज की तरह तो बिहेव करने वाला है ही है. ठीक है, तो एक एक करके सारे के सारे डेफिनेशंस जो है वो हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहला जो है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. And enthalpy of fusion is written as delta HFUS. ठीक है, right. Okay, so what is the enthalpy of fusion? It is the enthalpy change. This is the enthalpy change involved in transformation of 1 mole of a solid. It is the transformation of 1 mole of solid at a constant temperature to liquid. ठीक है, अच्छा ध्यान देना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो जरूरी नहीं है जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ही हो. ये हर केस के लिए हो सकता है. बाय द वे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैं प्रेशर लिखना भूल गया था, सॉरी, टू लिक्विड स्टेट. ठीक है, वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो हम रट्टा मार के आ जाते हैं, जो वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ही है, आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ऐसा कोई फंडा नहीं है. वो तो हमारा डेफिनेटली प्रेशर पर डिपेंड करता है. कोई भी एक जनरल प्रेशर पर, प्रेशर और टेम्परेचर को अनचेंज रखते हुए 1 मोल सॉलिड को अगर मैं पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो जितना एंथैल्पी में चेंज हमारा इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ठीक है, ध्यान देना, इफ P is equals to 1 atm, that implies the constant temperature is the natural melting point. Enthalpy change, ठीक है, in that case will be equals to called the standard enthalpy of फ्यूजन. और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
डेल्टा एच FUS नॉट। अगर हमारा बाहर का एटमो जो प्रेशर है वो हम 1 atm पे मेंटेन करते हैं, तो ये वाला जो हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस होगा दैट विल हैपन एट इज नेचुरल मेल्टिंग पॉइंट, और उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल कॉल्ड द that is called the standard enthalpy of fusion, delta H fusion naught। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, हम अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर ऑब्वियसली जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो हमारा फिक्स है। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और प्रेशर में अगर हमें मालूम है डेल्टा एच फ्यूजन, हम दूसरे टेम्परेचर पर भी निकाल सकते हैं यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज डेल्टा RCP इंटू डेल्टा T। उस वाले से मैं अलग अलग टेम्परेचर्स पे डेल्टा H फ्यूजन निकाल सकता हूं गिवन द डेल्टा H नॉट फ्यूजन एंड आवर नेचुरल मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आइस से ले जाता हूं वाटर, अगर मैं आइस से ले जाता हूं वाटर, तो डेल्टा H फ्यूजन नॉट इज इक्वल्स टू प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देना, दिस प्रोसेस is always endothermic। ठीक है, समझ में आया? दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, इसका उल्टा प्रोसेस अगर है, वाटर से आइस में अगर जा रहा हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। एंड ऑब्वियसली बात है, जो हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। और साथ ही साथ मैं एक और चीज लिख सकता हूं, जो डेल्टा H solidification will be minus delta H fusion under the condition of same temperature and pressure। ये चीज जो है वो तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, आफ्टर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज द enthalpy of vaporization। Enthalpy of vaporization, delta H vap। So what is the enthalpy of vaporization? जो यहां पर था exactly वैसा ही है। क्या लिखेंगे हम लोग? It is the enthalpy change involved, it is the enthalpy change involved in transformation of 1 mole of liquid to gas at a constant temperature and pressure। ठीक है, so enthalpy change involved when 1 mole of liquid substance at constant temperature and pressure is converted to the gaseous state। ठीक है, अगेन हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, जो अगर मेरा प्रेशर जो है मेरा 1 atm है,
तो जो मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज द नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पर हम बोलेंगे जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है हमारा, दैट एंथैल्पी चेंज will be equals to the standard enthalpy of vaporization। ठीक है, it is called the standard enthalpy of vaporization and it is represented as a delta H not vap। Again, this is always endothermic. This process is always going to be an endothermic one. That's for sure. As an example, water, इसको मैं ले जा रहा हूं स्टीम पर। वाटर जो है इसको मैं स्टीम पे ले जा रहा हूं और जो मेरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है डेल्टा H नॉट वेपोराइजेशन, सो दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, राइट। अच्छा, इसका उल्टा अगर हो, यानी स्टीम यहां पर वाटर पे जाएगा, यानी अगर मान लो मेरा गैसियस स्टेट लिक्विड पे जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन। This is called the enthalpy of liquefaction and this one is always exothermic. This one is always exothermic and delta H liquefaction will be equals to minus the delta H vaporization। तो दो फेज ट्रांसफॉर्म जो है वो हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, थर्ड कुछ सब्सटेंस ऐसा है जहां पर हम नॉर्मल में लिक्विड स्टेट जो है वो हमारा बनता ही नहीं है। ठीक है, सो द थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, delta H sub. So what is meant by the enthalpy of sublimation? It is again the enthalpy change. It is the enthalpy change involved when 1 mole of solid is converted to gas at a constant temperature and pressure। ठीक है, अगेन अगर प्रेशर अगर मेरा 1 atm है तो मैं उसको नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल, our dry ice CO2 solid gets converted to CO2 gas और इसका जो डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन है that is equals to plus 25.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर,
at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, क्योंकि देखो सॉलिड से मैं डायरेक्टली गैस पे जा रहा हूं या सॉलिड से लिक्विड होते हुए मैं गैस पे जा रहा हूं, इट डजंट मैटर. Delta H sublimation will be always equals to delta H fusion plus delta H vaporization. Delta H sublimation will be always equals to delta H fusion plus delta H vaporization, and this is at the condition of same temperature and pressure. ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहां तक हमें समझ में आ गया है. ये डायरेक्टली जो ये लास्ट वाला रिलेशन जो लिखा गया है, दैट इज फॉर द डेल्टा एच बीइंग अ स्टेट फंक्शन. पर ध्यान देना, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना पड़ेगा. अगर और कोई अलग टेम्परेचर्स में मालूम हो तो पहले किरचॉफ्स लॉ लगाते हुए उसको सेम टेम्परेचर पे कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद तुम ऐड करो. अब देखो, तुम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर वाटर, ठीक है, हम ये नहीं लिख सकते हैं जो डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन हमारा डेल्टा एच नॉट फ्यूजन प्लस डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन, ये मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये तो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये तो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैं लिख ही नहीं सकता हूं. दोनों को सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे ले आओ और फिर लाने के बाद जो है तब हम लोग ये चीज को लिख पाएंगे. अदरवाइज जो है हम तो लिख ही नहीं सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान देना पड़ेगा. डायरेक्टली मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा 6.01 और 40.79, तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों में प्रेशर सेम होने के बावजूद दोनों का जो टेम्परेचर कंडीशन है वो हमारा डिफरेंट है. या तो इसको 100 पे ले जाओ या तो इसको तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, तब तुम वहां पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो तुम कर पाओगे. अदरवाइज डेफिनेटली नहीं कर पाओगे. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज द enthalpy of transition. Fourth one is called the enthalpy of transition. So what is meant by the enthalpy of transition? ठीक है. Now it is the enthalpy involved when 1 mole of an allotrope is converted to another 1 mole of an allotrope is converted to another at same pressure and temperature. एक मोल सब्सटेंस जब दूसरे वाले पे एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जितना एंथैल्पी हमारा इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन. सो एग्जांपल, कार्बन ग्राफाइट सॉलिड, इसको मैं ले जाना चाहता हूं कार्बन डायमंड सॉलिड. तो डेल्टा एच टी ट्रांसफॉर्मेशन नॉट, यानी हम 180 प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है प्लस 1.90 किलो जूल पर मोल. अरे बाय द वे एक चीज, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है, दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. ठीक है, हीट तो देनी ही पड़ेगी. और ये वाला जो है
मे बी एक्सो, दैट डिपेंड्स, तुम कौन सा वाले से कहां पर, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल पे अगर जाओगे तो इन दैट केस नेगेटिव आएगा, अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल पे जाओगे तो इन दैट केस पॉजिटिव आएगा, मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो जल्दी से एक क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। ओके, हमें दे रखा है जो व्हाइट फास्फोरस है उसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो है -9.19 किलोजूल पर मोल, और रेड फास्फोरस का है -8.78 किलोजूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फॉर द व्हाइट टू रेड फास्फोरस हमारा कितना होने वाला है? अगेन बेसिकली ये एक रिएक्शन ही है, व्हाइट से हम रेड ले जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जो हमने पहले सीखे हैं। तो डेल्टा H ट्रांसफॉर्मेशन विल बी सिंपली डेल्टा H कंबर्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H कंबर्शन ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे ध्यान देना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -9.19 plus 8.78. So that will be equals to 1.4 minus 0.41। मैं सही किया हूं क्या गलत किया हूं? मैं क्या सही किया हूं? हाँ, -0.41 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी आसानी से हमें समझ में आ गया है, राइट? तो दिस इज अबाउट द बेसिक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है। अगला देख लेते हैं, डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड दे रखा है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन ग्राफाइट दे रखा है, देन फाइंड द डेल्टा एच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड टू ग्राफाइट, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा एच ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास आएगा दैट विल बी डेल्टा एच कंबर्शन ऑफ डायमंड माइनस डेल्टा एच कंबर्शन ऑफ ग्राफाइट। सो दैट विल बी -94.3 plus 92.4. So that will come out to be equals to -1.9 किलोजूल पर मोल। ऑब्वियसली बात है हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म की तरह जा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो यहां पर भी हमारा आंसर जो है वो तो माइनस ही आने वाला है। ओके।